बच्चों लेबोरेटरी में जब कभी भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हम लोग 3 कॉमन स्टेप अपनाते हैं। वो कॉमन स्टेप होता है ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन और रिजल्ट। जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोगों ने जिन जिन बातों को ऑब्जर्व करा होता है उसे हम लोग स्टेप 1 में ऑब्जर्वेशंस के दौरान लिख लेते हैं। स्टेप 2 में इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम लोग अपने तरफ से क्या क्या कंक्लूजन सजेस्ट करते हैं, इन कंक्लूजन्स को स्टेप 2 में हम लोग लिख लेते हैं। और स्टेप 3 में इन ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन के आधार पर फाइनली हम लोग किस रिजल्ट पर पहुंचते हैं, उन रिजल्ट्स के बारे में स्टेप 3 में हम लोग लिख लेते हैं। तो ये जो 3 स्टेप है ये सामान्य तौर पर हर एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में फॉलो करा जाता है और कुछ वही काम रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में करा था, जिसके फाइनल रिजल्ट के स्वरूप रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल सजेस्ट किया 1911 में, जिसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। बच्चों तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग जानेंगे कि रदरफोर्ड के द्वारा सजेस्ट किया गया एटॉमिक मॉडल, जिसे हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, उसके बारे में। और सबसे लास्ट में हम लोग जानेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक यानी कि क्या क्या खामी रह गया, जिसकी वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को बाद में हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। तो शुरू करते हैं बच्चों रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बच्चों रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोगों ने तो क्लास 9th में भी देखा था, बस उसी चीज को यहां पर एक्सपेंडेटरी मोड में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले जानो कि इस फिगर में, जो कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का एक कॉमन और सिंपलेस्ट फिगर है, उस फिगर में ये जो पतला सा फॉयल आप लोगों को नजर आ रहा है, ये पतला सा फॉयल जो है वो थीन गोल्ड फॉयल है। थीन गोल्ड फॉयल। यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्ड का ही फॉयल हम लोग क्यों लेते हैं, किसी और एलिमेंट का क्यों नहीं? तो इसका जवाब 2 तरीकों से दिया जाता है। सबसे पहला तरीका तो ये, यहां पर हम लोगों को उस तरह के मेटल का फॉयल लेना है जिस मेटल का न्यूक्लियस हैवी हो। तो गोल्ड सामान्य तौर पर हैवी न्यूक्लियस काउंट करा जाता है हाई एटॉमिक मास की वजह से, इस वजह से हम लोग गोल्ड फॉयल यहां पर इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका की फॉयल हम लोगों ने इस्तेमाल करा है, वो एलिमेंट रिएक्शन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम वगैरह इनर्ट मेटल कहलाता है, यानी कि इस तरह का मेटल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। इस वजह से रदरफोर्ड ने गोल्ड के फॉयल का इस्तेमाल करा था यहां पर। और एक बात आपको बता दूं कि इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जो एक्चुअली रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में करा था। हो सकता है कि यहां पर हम लोग और भी बेहतर तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर उस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं कि हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात का एक्सप्लेनेशन या इस बात को पढ़ रहे होते हैं जो कि एक्चुअली रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में करा था। तो ये गोल्ड फॉयल हम लोगों ने यहां पर लिया और इसका थिकनेस जो है ये लगभग 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, जिसको कि हम लोग लगभग 100 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही पतला मेटल का फॉयल है। तो बहुत ही पतला मेटल का फॉयल है, तो आप लोग इमेजिन करो इसमें 3, 4, 5, 10 लेयर ही होगा। क्या चीज का? एटम का। ऐसा नहीं होगा, होगा तो बहुत ज्यादा, लेकिन इमेजिन कर लो वैसा एटम का लेयर होगा। अब इस थीन गोल्ड फॉयल को हम लोग चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये जो है सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। ओके स्टूडेंट, और इस सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन के इनर सरफेस पर जिंक सल्फाइड का लेयर है। यहां पर क्या चीज का लेयर है? ZnS लेयर ऑन इनर सरफेस। ओके, तो यहाँ जिंक सल्फाइड का लेयर है। वो इस वजह से कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बाद जहां जहां फॉल करेगा उन चीजों को हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सराउंडेड फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखते हैं। ये सराउंडेड या सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब है कि ये गोल्ड फॉयल चारों तरफ से स्फेरिकल है, या सर्कुलर के बजाय हम लोग स्फेरिकल भी लिख सकते हैं। ये चारों तरफ से गोल्ड फॉयल को घेरे हुए हैं। यहाँ पर सर्कुलर के बजाय हम लोग स्फेरिकल भी लिख सकते हैं। ओके, अब जो ये है अल्फा रे का सोर्स है, ये क्या चीज है? सोर्स ऑफ अल्फा रे। अल्फा रे
सोर्स। ओके, और ये सोर्स ऑफ अल्फा रे जो है, ऐसे तो आप लोग जानते हो यहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेंगे, ये लेड का ब्लॉक है। लेड का ब्लॉक ही हम लोग क्यों लेते हैं, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। पिछले लेक्चर का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लेड एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे कि एक्टिव रेडिएशंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का असर नहीं होता है। तो ये जो है लेड का ब्लॉक है जिसमें कि हम लोग सम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसमें अल्फा बीटा गामा तीनों रे निकला होगा। तो हम लोग बीटा और गामा रे को किसी तरीके से एब्जॉर्ब करवा लिए कहीं पर, और यहां से ये फास्ट मूविंग अल्फा रे जो है वो रिलीज हुआ। ये क्या चीज है बच्चों, अल्फा रे। और ये जो हम लोगों ने ले रखा है दिस इज स्लिट ऑफ, और स्लिट भी हम लोग क्या चीज का ले सकते हैं बच्चों, लेड का ही स्लिट है। ये लेड का स्लिट है और इस पर अल्फा रे बॉम्बार्डमेंट किया। तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर। कि एक्सपेरिमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि एक थीन गोल्ड फॉयल, ये थिकनेस आप लोग याद कर लेना 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर से 100 नैनोमीटर के आसपास, इस थीन गोल्ड फॉयल पर हम लोगों ने अल्फा रे का बॉम्बार्डमेंट किया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, वही 3 स्टेप, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और रिजल्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की। तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, तो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा रे का बॉम्बार्डमेंट हम लोग थीन गोल्ड फॉयल पर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रे क्रॉस द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डेविएशन। लगभग 99% अल्फा रे सीधे पार कर जाता है गोल्ड फॉयल को बिना किसी डेविएशन के साथ। ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या देखते हैं, कुछ अल्फा रे यानी कि लगभग 1% के आसपास वो पास कर जाता है गोल्ड फॉयल कर, लेकिन विथ स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब बहुत मामूली सा एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब 0.001 डिग्री, 0.002 डिग्री, 0.0000019 डिग्री, इस तरह से बहुत ही मामूली एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के साथ वो पार कर जाता है। उसके बाद तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा वो कि सम ऑफ द अल्फा रे सफर लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन। कुछ अल्फा रे मतलब बहुत कम, फ्यू अल्फा रे सफर लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब ऐसा भी हो सकता है टकरा के इधर भी आ गया। और सम अल्फा रे कैन रिबाउंड बैक रिट्रेसिंग इट्स ओन पाथ। तो यहां पर 3 बातों को हमने बोला और वो 3 बात एक बार याद कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस में इस एक्सपेरिमेंट का क्या क्या ऑब्जर्वेशन था, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे क्रॉस द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डेविएशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि सम ऑफ द अल्फा रे क्रॉस द गोल्ड फॉयल विथ वेरी स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन। और तीसरा वेरी फ्यू अल्फा रे क्रॉस द गोल्ड फॉयल विथ लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन और कैन रिबाउंड बैक रिट्रेसिंग इट्स ओन पाथ। इसका क्या मतलब हुआ, लगभग 99% सीधे पार कर गया, 1% अल्फा पार्टिकल पार तो क्या लेकिन थोड़ा बहुत अपने रास्ते से डेविएट कर गया, और बहुत कम लगभग 20,000 में एक, याद रखना, लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल गया होगा ना, तो उसमें एकाध वो अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन सफर किया होगा, या फिर लाखों में एक, मतलब कि 10 टू द पावर 5 में एकाध अल्फा पार्टिकल गया और टकरा के सीधे वापस भी आ गया। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखा। तो इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर अब हम लोगों ने क्या क्या कंक्लूजन निकाला उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो जानो कि ये जो गोल्ड फॉयल है ये बहुत सारे गोल्ड के एटम से मिलकर बना होगा कि नहीं बना होगा, सही है ना बच्चों। ये इस तरह से बहुत सारे गोल्ड के एटम से मिलकर ये गोल्ड फॉयल बना होगा, बहुत सारा एटम, और बहुत सारे एटम का लेयर होगा, 3 लेयर, 4 लेयर, 10 लेयर, 50 लेयर, इस तरह से बहुत सारे गोल्ड एटम का लेयर है। यहां पर बोला जा रहा है ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या चीज से मिलकर बना होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस कहने का मतलब He2+ आयन, यानी कि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्रॉस द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डेविएशन। चूंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे पार कर गया, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, जरूर से ये एटम के ज्यादातर हिस्सा जो है वो खाली रहता होगा, तभी तो ये अल्फा पार्टिकल सीधे क्रॉस कर गया। यदि ये एटम के अंदर का ज्यादातर हिस्सा खाली नहीं होता तो क्या ये अल्फा पार्टिकल सीधे पार कर पाता, बिल्कुल नहीं पार कर पाएगा। यहाँ चूंकि ये सीधे पार कर गया मतलब एटम के अंदर का ज्यादातर हिस्सा खाली होगा, ये पहला कंक्लूजन हुआ। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल, बहुत कम, मतलब 1% अल्फा पार्टिकल
गोल्ड फॉइल को क्रॉस तो कर जाता था लेकिन थोड़ा बहुत अपने रास्ते से डेविएट कर जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस जो है यानी कि अल्फा रे जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, अंदर जरूर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर रहता होगा, जो कि वही चार्ज पार्टिकल से ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता होगा रिपल्सन के वजह से। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तीसरा ऑब्जर्वेशन जो था हम लोगों के पास कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्रॉस द गोल्ड फॉइल विथ लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन या फिर रिबाउंड बैक रिट्रेसिंग इट्स ओन पाथ। कब अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आएगा या फिर लार्ज एंगल सफर करेगा? आप लोग सोच के देखो, जैसे कि इमेजिन करो ये बॉटल है, वाटर का बॉटल है, ठीक है, इस पर एक बॉल आया टकराएगा बॉल, तो क्या होगा? बॉल इस टकरा के सीधे रिबाउंड बैक हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर बॉल मान लो टेनिस बॉल है, इससे गया टकराया और बॉल का मास इस प्लास्टिक बॉटल के मास से ज्यादा होगा तो क्या होगा? बॉल इसको ले ले आगे चला होगा कि नहीं? लेकिन अगर ये बॉल को हम लोग इस बॉटल के अलावे किसी वॉल से टकराएंगे, इस बॉल को किसी वॉल से टकराएंगे तो वॉल का वजन जो है इस बॉल के रिस्पेक्ट में कहीं ज्यादा है, तो इस केस में बॉल टकरा के रिबाउंड बैक होगा। यानी कि रिबाउंड कॉलिजन के बाद तब होता है जब पार्टिकल अपने से कहीं ज्यादा भारी चीज से टकराता है। तो चूंकि अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आया है, इसका मतलब एटम के अंदर बहुत जरूर से कुछ ना कुछ भारी भरकम चीज होता होगा जिससे टकरा के अल्फा पार्टिकल वापस आ गया है। तो ये हम लोगों का तीसरा कंक्लूजन होगा। और इस तीसरे कंक्लूजन में ये भी हम लोग ऐड कर सकते हैं कि ये जो हैवी पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद होता होगा, उस हैवी पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता होगा कि बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल नहीं, 20,000 में एक आध अल्फा पार्टिकल जो है लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन सफर करता है। रिबाउंड होने के लिए तो लाख में एक आध अल्फा पार्टिकल रिबाउंड बैक होता है। तो उस हैवी पार्टिकल का साइज जो है एटम के अंदर बहुत छोटा होगा। उसको हम लोग फिगर के रूप में समझते हैं इन सारे कंक्लूजन को। बच्चों, अगर हम लोग एक एटम को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस को इसमें हम लोग फिल करते हैं, वो क्या ऑब्जर्वेशन था? सबसे पहला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्रॉस द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गया बिना किसी डेविएशन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर ज्यादातर हिस्सा खाली रहता होगा, तभी तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे क्रॉस कर गया गोल्ड फॉइल को बिना किसी डेविएशन के। तो ये पहले ऑब्जर्वेशन के आधार पर पहला कंक्लूजन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो होता है अपने रास्ते से डेविएट कर जाता है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है अपने रास्ते से डेविएट कर जाता है विथ स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिवली चार्ज था, अल्फा पार्टिकल खुद जो है पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ है, तो जरूर से एटम के अंदर कुछ छोटा मोटा पॉजिटिव चार्ज जरूर से होगा, जिस पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सन महसूस करके ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया होगा अपने रास्ते से, है कि नहीं? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। तो इस रिपल्सन के वजह से अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से थोड़ा बहुत डेविएट कर गया होगा। फिर बोला गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन सफर करता है। जैसे कि ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पर इससे टकराएगा, तो इस टक्कर के बाद क्या होगा बच्चों? ये ऐसे टकरा के इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? या फिर अल्फा पार्टिकल ऐसे गया टकराया और टकरा के सीधे रिबाउंड बैक भी तो हो सकता है, एकदम हेड ऑन कॉलिजन अगर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर से एटम के अंदर कुछ भारी भरकम चीज होता होगा, जिस भारी भरकम चीज से ये अल्फा पार्टिकल टकरा के रिबाउंड बैक हो जाता होगा या फिर रिट्रेसिंग इट्स ओन पाथ से रिबाउंड बैक हो जाता होगा। ऐसा कब होता है? लाख में एक आध हो। तो लाख में एक आध अल्फा पार्टिकल टकरा के सीधे वापस आता है। इसका मतलब है कि इस हैवी पार्टिकल जो कि एटम के अंदर मौजूद है, उस हैवी पार्टिकल का साइज जो है एटम के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता होगा। तो ये तीन कंक्लूजन हम लोगों ने पाया तीन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर। अब हम लोग फाइनल रिजल्ट पर आते हैं जो कि रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। बच्चों, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन के आधार पर जो फाइनल रिजल्ट दिया गया,
एक्चुअली उसी रिजल्ट को हम लोग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल बोल देते हैं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल यानी कि रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का क्या क्या मेन पॉइंट था उसे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो एटम के न्यूक्लियस के बारे में था। न्यूक्लियस क्या होता है, तो एटम के सेंटर पर एटम का लगभग टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। उसी सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियस। यानी कि कोई भी एटम है मान लेते हैं, तो उस एटम का लगभग पूरा का पूरा मास जो होता है सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है, और एटम के अंदर मौजूद जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी साइड पर मौजूद होता है, और इसी सेंटर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, न्यूक्लियस। ओके, अब जानो कि इस न्यूक्लियस का साइज जो होता है ना, एटम के रिस्पेक्ट में इस न्यूक्लियस का साइज नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर। अबाउट 10 to the power -5 टाइम्स स्मॉलर होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द एटम। अगर हम लोग एटम के साइज को लगभग माना जाता है 10 to the power -10 मीटर के आसपास, साइज ऑफ एटम से मेरा मतलब क्या, रेडियस ऑफ एटम लगभग माना जाता है 10 to the power -10 मीटर, इसे ही हम लोग नाम दे देते हैं 1 एंगस्ट्रम। तो यहां पर आप लोगों ने सीखा कि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 to the power -10 m, और ये क्या हुआ कि कोई भी एटम का जो रेडियस होता है ना वो लगभग होता है कितने के बराबर, 10 to the power -10 मीटर के बराबर। इसी तरह से साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होगा, तो वो साइज ऑफ न्यूक्लियस लगभग 10 to the power -15 मीटर होता है, जिसे हम लोग 1 फर्मी भी नाम दे देते हैं। तो न्यूक्लियस का साइज आप लोग गौर कर रहे होंगे, एटम के साइज के रेस्पेक्ट में 10 to the power -5 टाइम्स छोटा होता है, जो कि विजुलाइज करना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मान लो ये एटम है, तो एटम में न्यूक्लियस इसके सेंटर पर होगा, तो न्यूक्लियस का साइज जो होगा इस एटम के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा। देखो इतना छोटा दिख रहा है क्या, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैंने लिखा ही नहीं है। और सचमुच इतना छोटा होता है कि एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का साइज दिखेगा भी नहीं। जैसे कि ये ईडन गार्डन है, तो ईडन गार्डन के पिच पर एक चींटी जो है, उस चींटी का जो पांव है उससे भी छोटा होता है क्या चीज, न्यूक्लियस का साइज विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ एटम। ओके स्टूडेंट, तो ये पहला पॉइंट था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस वजह से होता है बच्चों, प्रोटॉन के वजह से। और जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं एटम के अंदर, वो सारा का सारा प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर समाहित होता है, जिस वजह से पूरे एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। बच्चों आप लोग जानो कि अभी तक चूंकि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी 1932 के आसपास हुआ, और रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 1911 में हुआ। तो इस वक्त तक हम लोग सिर्फ 2 फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम के बारे में जानते थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इस वजह से कोई भी साइंटिस्ट जब कोई भी एटॉमिक मॉडल सजेस्ट करता था, तो उस सजेशन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही कंसिडर करता था। तो यहां पर भी रदरफोर्ड ने बोला कि एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के वजह से होता है, और वो सारा का सारा प्रोटॉन कहां पर मौजूद होता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर। तो बच्चों कभी अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु वाज द डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस, तो आप लोग जवाब दोगे रदरफोर्ड, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। ओके, अब जब हम लोगों ने ये 2 बातें जान ली रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की, वो 2 बातें क्या क्या, तो एटम का लगभग पूरा मास एटम के सेंटर पर मौजूद होता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस, और साइज ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ एटम। दूसरा बात क्या कि एटम में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी सबका सब कहां पर मौजूद होता है, न्यूक्लियस पर, यानी कि सारा का सारा प्रोटॉन न्यूक्लियस पर मौजूद होता है। अब इस एटम को न्यूट्रलाइज कैसे करा गया, तो रदरफोर्ड ने बोला कि एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं
टू मेक दिस एटम एज ए होल न्यूट्रल। ये मैं बाद में रदरफोर्ड के ड्रॉबैक में आप लोगों को बताऊंगा कि रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं करा कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एटम, ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, जो कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक भी था। लेकिन इतना बताया कि रदरफोर्ड कि एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, टू मेक द एटम एज ए होल न्यूट्रल। और ये इलेक्ट्रॉन मौजूद कैसे होता है एटम के अंदर? तो एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे मैनेज होता है? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपेंसेटरीज सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जो कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैनेज करता है। टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? ड्यू टू अट्रैक्शन ऑन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बाय द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो जाता है। क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस सोलर सिस्टम के सन की तरह काम करता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये प्लैनेट की तरह काम करता है। इस वजह से हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोल देते हैं। और साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। तो इस तरह से देख रहे हो बच्चों कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो कि ये बन गया, इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ज्यादातर हिस्सा जो है एटम का वो भरा हुआ है या फिर खाली है? ये ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का क्या क्या ड्रॉबैक होता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक तो बच्चों हम लोग जान लेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग कुछ छोटी छोटी बातों को जानो चार्ज से संबंधित, और याद भी करते चले जाओ। अगर बच्चों कोई चार्ज जो है वो रेस्ट में है, ओके, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होगा, और उस फील्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो कि नाम से भी पता चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि रुके हुए चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई चार्ज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में रहे, कहने का मतलब मूविंग कंडीशन में तो है लेकिन उसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो, ऐसा कब होगा बच्चों? जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो बिना डायरेक्शन चेंज किए, क्योंकि वेलोसिटी कहने का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड विद कांस्टेंट डायरेक्शन। ओके, तो उस परिस्थिति में चार्ज को हम लोग नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में मानेंगे, और उस परिस्थिति में वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ओके स्टूडेंट, अब अगर हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन में अगर कोई चार्ज रहे तो उसकी बात करें, तो वैसा चार्ज जो कि एक्सेलरेटेड मोशन में रहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। और इस थ्योरी को बच्चों हम लोग मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी बोल देते हैं। तो एक बार याद कर लेते हैं, यहां पर के लिए नहीं, हमेशा के लिए याद रखना चाहिए लोगों को कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में रहे तो उस चार्ज के इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट होगा, और उस फील्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर वो चार्ज जो है वो मोशन में रहे, लेकिन वो मोशन कैसा हो? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन ना हो, तो उस परिस्थिति में उस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, मूविंग चार्ज का एग्जांपल, कि आप लोगों के घर में जो वायर है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्ट कर रहा होगा, तो वहां पर वायर में करंट होने का वजह मूविंग चार्ज होता है, जिस वजह से उस वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन अब हम लोग अगर बात करें एक्सेलरेटेड मोशन में अगर कोई चार्ज हो, यानी कि कोई चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन उस चार्ज में एक्सेलरेशन भी हो, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव नहीं कर रहा हो, तो उस परिस्थिति
परिस्थिति में अगर हम लोग बात करें तो उस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा और उस चार्ज में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी निकलेगा, मतलब कि सम रेडिएशंस भी उस चार्ज में से निकलेगा सम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर अपने साथ मूव कर रहा होता है। और ये सारी बातें किस थ्योरी के अकॉर्डिंग है, तो ये मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग है। अब हम लोग जाते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने बोला था कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस तरह से सम डेफिनेट पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल हो गया। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन अगर कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा होगा तो यहां सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा होगा। और डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है ये एक्सेलरेटेड मोशन में काउंट होगा। हर एक सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है और यहां पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल टू v²/r के बराबर होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ये चार्ज पार्टिकल विद एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल हो गया। तो बताओ तो इस इलेक्ट्रॉन के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, लेकिन मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार इस इलेक्ट्रॉन से सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लगातार रिलीज होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का फॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज हो रहा है यानी कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो भी रिलीज हो रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घटेगा। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घटा तो क्या होगा, स्पीड भी घटेगा और स्पीड घटेगा तो बताओ तो ये इलेक्ट्रॉन स्लोली इस तरह से मूव करते करते, चूंकि स्पीड घट गया और सेंटर के तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उतना ही है, तो स्पीड घटने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घट गया यानी कि बाहर की तरफ फोर्स घट गया, अंदर की तरफ फोर्स तो उतना ही है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ फोर्स ज्यादा होने की वजह से स्पाइरल मोशन के बाद अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। यानी कि होना चाहिए, यहां पर बात हो रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घटेगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घटा मतलब स्पीड घटा, स्पीड घटा तो बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया। कैसे, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता था तो इलेक्ट्रॉन पर जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगता था वही तो बैलेंस करता था अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जो कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस लगा रहा होता है। लेकिन मान के देखो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि होता है mv²/r, क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होगा तो बताओ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घटा यानी कि स्पीड घटा, स्पीड घटेगा यानी कि v घटेगा तो क्या होगा, फोर्स का वैल्यू भी घटेगा और फोर्स का वैल्यू घटा यानी कि बाहर की तरफ फोर्स छोटा होते जा रहा है तो बताओ तो क्या होते जाएगा, अंदर की तरफ फोर्स ज्यादा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खिंचाते जाएगा। आफ्टर ए स्पाइरल मोशन इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इन दिस मैनर द एक्जिस्टेंस ऑफ एटम शुड बी लॉस्ट, यानी कि एटम का एग्जिस्टेंस लॉस हो जाना चाहिए, एटम होना ही नहीं चाहिए, हमेशा एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। ऑल द एटम्स आर हाईली स्टेबल, इट मींस देयर मस्ट बी सम फॉल्ट इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, यानी कि ये रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में जरूर कुछ गड़बड़ी है जिस वजह से इस बात को प्रूव नहीं करता। इस बात को प्रूव करना मतलब अगर हम लोग मैक्सवेल थ्योरी को मानेंगे तो एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन रियली एटम, वास्तव में एटम स्टेबल होता है। तो इसका मतलब है कि वहां पर यानी कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी में जरूर से कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक अगर हम लोग काउंट करें तो रदरफोर्ड ने ये बात नहीं बताया कि कोई भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वहां इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, इस बारे में रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं करा। नेक्स्ट बात कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक
मॉडल के अनुसार कोई भी एटम कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेता है और अलग अलग तरह से मॉलिक्यूल बनाता है, इस बात को भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि हर एक एटम तो केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेकर मॉलिक्यूल बनाता ही है। जैसे कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाता है, कुछ कुछ एलिमेंट नहीं भी बनाता है नोबल गैस, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट या मोस्ट ऑफ द एटम तो केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेता है। क्यों लेता है, कैसे लेता है, इस बारे में भी रदरफोर्ड ने नहीं बताया। और आगे चलकर इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जो कि अलग अलग एलिमेंट से सम रेडिएशन रिलीज होता है उसके स्पेक्ट्रम के बारे में। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन जो है वो भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं करा, तो ये भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक काउंट होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया आज, इस हिस्से का नोट्स जो है मैं पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग आज के आज ही इस नोट्स को कंप्लीट करके लिख लो। और मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि नोट्स जो है कलर्ड पेन्स के साथ ही आप लोगों को लिखना है। नोट्स लिखने का बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहला बेनिफिट तो अभी तक आप लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा उन चीजों का रिवीजन हो जाता है साथ ही साथ, और दूसरा अच्छे क्वालिटी में नोट्स लिखने से बाद में भी अगर आप लोगों को पढ़ने की इच्छा होगी तो आप लोग पढ़ोगे, लेकिन नोट अगर वर्स्ट रहेगा तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। बच्चों यहां तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, यहां तक में कोई न्यूमेरिकल वगैरह तो है नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन अगले 2-3 लेक्चर के बाद आप लोगों को बहुत सारा न्यूमेरिकल भी मिलने जा रहा है, जो जिसका असाइनमेंट भी मैं पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डालते चला जाऊंगा, और वहां से आप लोग उस क्वेश्चंस को बनाते चले जाना। और जो भी डाउट होगा जब मैं लाइव आऊंगा आप लोगों के साथ जूम ऐप पर, तो वहां पर आप लोग उन डाउट्स को क्लियर कर लेना। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।